नमस्कार मित्रों, वीडियो में देरी के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं लेकर आ चुका हूँ बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के 5th पेपर हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता की यूनिट 2 और यूनिट 3 से छोटे छोटे प्रश्नोत्तर जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँच जाए। मैंने आज आने वाला पेपर भाषा संज्ञान और समाज का वीडियो भी डाला है, तो आप वहाँ पर अपना चेक करें कि कौन कौन से प्रश्न सही किए आपने और कितने अंक स्कोर कर पा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए दूसरी इकाई की तरफ ध्यान देते हैं, हिंदी भाषा शिक्षण उद्देश्य एवं आकलन। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न है, भाषा सहायक होती हैं। भाषा किन में सहायक होती हैं? भाषा सहायक होती है अन्य विषयों के शिक्षण में, बच्चे के समाजीकरण में, बच्चे के व्यक्तित्व विकास में, अर्थात ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है, वर्तमान में मानक हिंदी रूप में प्रयुक्त होती है। कौन सी भाषा मानक हिंदी रूप में प्रयुक्त होती है? खड़ी बोली, ऑप्शन B करेक्ट आंसर। भाषा के मौखिक व्यवहारिकता रूप में अभिव्यक्त पक्ष हैं। मौखिक व्यवहारिकता रूप में अभिव्यक्त पक्ष हैं, वो उसे कहते हैं बोलना, ऑप्शन D सही होगा इसमें। बोलना मौखिक व्यवहारिक रूप में अभिव्यक्ति है। अगला प्रश्न है, बालक बड़ों के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट कर सकेगा किन कारणों से? अभिरुचि, परख, क्षमता से, ऑप्शन B सही उत्तर। बालक बड़ों के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट कर सकेगा, ये व्यवहारगत परिवर्तन है, तो यह अभिरुचि परक उद्देश्य होगा। सभी शिक्षा शास्त्री एक से प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम मानते हैं, तो इसका उत्तर होगा कि मातृभाषा को, ऑप्शन से। सभी शिक्षक प्राय मातृभाषा को शिक्षण का उपयुक्त विकल्प मानते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन से सही हो जाएगा। मूल्यांकन की नई प्रचलित पद्धति में CCE आ जाएगा, सतत व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें अपने पूछा गया, गणतंत्र भारत में हिंदी भाषा को मान्यता दी गई, तो इसमें होगा ऑप्शन से राष्ट्रभाषा की। दोस्तों इसमें राज्य भाषा की मान्यता दी गई, लेकिन राष्ट्रभाषा के तौर पर क्या था? हिंदी भाषा। प्राथमिक स्तर तक हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को भाषाई कौशल में क्षमता का विकास करना। दोस्तों इसका उत्तर होगा छात्रों के भाषाई कौशल में विकास करना, ही इसका उत्तर होगा ऑप्शन A। अगला प्रश्न है, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण में कौन सी विधि उपयुक्त है? तो अनुवाद विधि, संरचना विधि, प्रत्यक्ष विधि, अर्थात हिंदी शिक्षण में तीनों ही विधियाँ द्वितीय भाषा के रूप में उपयुक्त हैं, तो ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, बच्चे अपने विचार और भाव व्यक्त करते हैं तो बोल कर करते हैं कि संकेत के द्वारा करते हैं, लिख कर करते हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन D सही उत्तर। अगला प्रश्न है, छात्र मैथिली शरण गुप्त के चित्र पर माल्यार्पण करता है, उन्हें नमन करता है, यह किस उद्देश्य से संबंधित हैं? तो ये बालक की अभिवृत्ति है दोस्तों, से इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्र समार्थक शब्दों को छांटकर उनका वर्गीकरण करता है, यह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? दोस्तों इसमें अर्थ ग्रहण, क्योंकि यहाँ पर समार्थक समान अर्थ वालों का शब्दों को छांट रहा है, तो अर्थ ग्रहण का उद्देश्य है बाल को यहाँ पर जो प्राप्ति हो रही है अर्थ ग्रहण उद्देश्य की। अगला प्रश्न है अपना, हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य से तात्पर्य है? तो भावों और विचारों को समझना है, उच्चारण का ज्ञान प्राप्त करना है। भावों और विचारों को समझना है, उच्चारण का ज्ञान प्राप्त करना है, भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना है, तो इसका ऑप्शन D सही हो जाएगा, उत्तर होगा ऑप्शन D। अगला प्रश्न है, 14वां की आकलन किया जाता है। आकलन क्यों किया जाता है? दोस्तों अधिगम एवं विकास को बल प्रदान करने के लिए आकलन किया जाता है, बच्चे की आवश्यकता जानने के लिए आकलन करते हैं, पाठ्यक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आकलन करते हैं, ऑप्शन D उपयुक्त सभी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है अपने, आकलन किया जाता है, आकलन क्यों किया जाता है? विभिन्न विषयों क्षेत्रों में सीखने का किसका किया जाता है? दोस्तों इसमें आकलन ये पूछा गया, आकलन किया जाता है तो विभिन्न विषय क्षेत्रों में सीखने का, बच्चों की रुचि एवं रुझानों का, बच्चों में शिक्षण से होने वाले व्यवहारगत परिवर्तनों व प्रगति का, तो इसमें अपने ऑप्शन D सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अर्थात आकलन विभिन्न विषयों क्षेत्रों में सीखने का, बच्चों की रुचि एवं रुझानों का, बच्चों में शिक्षण से होने वाले व्यवहारिक परिवर्तन एवं प्रगति का, इन सभी चीज़ों का आकलन किया जाता है। अब बढ़ते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्नों की तरफ। हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी शिक्षण का दोहरा दायित्व हैं, 2 दायित्व बताए गए हिंदी भाषा शिक्षण का हिंदी भाषी प्रदेशों में। इस कथन की पुष्टि करने के लिए हम 2 दायित्व बताते हैं। एक तो है कि विषय वस्तु हिंदी भाषा शिक्षण, दूसरा है अन्य विषयों को सीखने का माध्यम भी हिंदी है वहाँ पर हिंदी भाषी प्रदेशों में। एक तो हिंदी खुद भाषा की विषय वस्तु सिखानी है, फिर अन्य विषयों के सिखाने में भी हिंदी को माध्यम के रूप में काम लेना है। अगला प्रश्न है, किन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए भाषा शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा, प्राथमिक स्तर पर भाषा का लक्ष्य बच्चों को मातृभाषा का ज्ञान कराना, भाषाई कौशलों का विकास करना, भाषा के स्वरूप एवं कार्य का ज्ञान कराना, शब्द भंडार समृद्ध करना आदि हैं। इन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए भाषा शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। दोस्तों कौन कौन से उद्देश्य हैं? मातृभाषा का ज्ञान कराना, भाषाई कौशलों का विकास कराना, भाषा के स्वरूप एवं कार्य का ज्ञान कराना,
शब्द भंडार समृद्ध करना आदि। इन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए भाषा शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है या किया जा सकता है। भाषा शिक्षण के मूल उद्देश्य बताइए कि भाषा का शिक्षण क्यों करवाया जाता है। तो भाषा शिक्षण में सुनना है, बोलना है, पढ़ना है और लिखना है, ये 4 मूल उद्देश्य होते हैं भाषा शिक्षण के। सुनना, लिस्टनिंग, बोलना, स्पीकिंग, पढ़ना, रीडिंग, लिखना, राइटिंग, ये 4 स्किल आपके ये इंग्लिश लैंग्वेज में भी काम आने वाली हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बच्चों में पुस्तकों के प्रति रुचि जागृत करने के लिए आप क्या क्या करेंगे कि बच्चे पुस्तकों के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाए। तो इसमें रंगीन चित्र सामग्री होनी चाहिए, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ होना चाहिए, कहानियाँ व बाल गीत आदि द्वारा प्रस्तुत बुक होती है, वो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। रंगीन होनी चाहिए, कलरफुल, फिर बड़े बड़े बिग लार्ज लेटर्स में होनी चाहिए, फिर स्टोरीज होनी चाहिए, बाल गीत होने चाहिए। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग बताइए। शिक्षा की प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग हैं, अध्यापन, उद्देश्य एवं प्रयोजन है। अध्यापन, उद्देश्य एवं प्रयोजन। दूसरा है अध्ययन, अध्यापन, परिस्थितियाँ। थर्ड है मूल्यांकन। ये शैक्षणिक प्रक्रिया के 3 अंग हैं, जिसमें पहले अध्यापन, उद्देश्य एवं प्रयोजन होगा, फिर अध्ययन अध्यापन की परिस्थितियाँ होगी, फिर मूल्यांकन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षण के 2 सामान्य उद्देश्य बताना है, जिसमें छात्र इस योग्य हो कि वे शुद्ध, सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों व भावों को व्यक्त कर सके। दूसरा है, छात्र दूसरों के विचारों का ग्रहण कर सके। तीसरा है, छात्र शुद्ध उच्चारण एवं प्रभावपूर्ण वाचन कर सके। ये हो जाएंगे आपके हिंदी भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्य दोस्तों। छात्र को शुद्ध, सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली भाषा में अपने विचार व भाव व्यक्त कर सके, इसलिए भाषा शिक्षण दिया जाए। छात्र दूसरों के विचारों का अर्थ ग्रहण कर सके, इसलिए भाषा शिक्षण करवाया जाए। छात्र शुद्ध उच्चारण एवं प्रभावपूर्ण वाचन कर सके, इसलिए भाषा शिक्षण करवाया जाए। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, 7वां कि ज्ञानात्मक उद्देश्य से क्या तात्पर्य है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य के तात्पर्य कुछ इस प्रकार है कि छात्रों को भाषा तत्वों का ज्ञान कराना। भाषा तत्वों का ज्ञान कराना, छात्रों को पाठ्य विषय वस्तु का ज्ञान कराना, फिर भाषा विभिन्न विधाओं का बोध कराना। छात्रों को भाषा तत्वों का ज्ञान कराना, छात्रों को पाठ्य विषय वस्तु का ज्ञान कराना। अगला प्रश्न है, अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य से क्या आशय है। तो अभिवृत्ति का उद्देश्य है सद्वृत्तियों का विकास करना, जीवन मूल्यों को पहचानना, चरित्र निर्माण करना, हिंदी भाषा में रुचि का विकास करना। अभिवृत्ति का उद्देश्य क्या है। तो इसमें हो सकता है सद्वृत्तियों का विकास करना, जीवन मूल्यों को पहचानना, कैरेक्टर निर्माण करना और हिंदी भाषा में रुचि का विकास करना। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में उद्देश्य की पूर्ति की जांच के लिए मौखिक परीक्षा में छात्रों से क्या क्या कराया जा सकता है। भाषा शिक्षण में उद्देश्य की पूर्ति की जांच के लिए मौखिक परीक्षा में छात्रों से सस्वर वाचन है, प्रश्नोत्तर है, चित्रकथा वर्णन है, छात्रों से प्रश्न पूछने के लिए कहना है, कविता पाठ है आदि करवाया जा सकता है। तो भाषा शिक्षण में उद्देश्य की पूर्ति के जांच के लिए मौखिक परीक्षा में हम सस्वर वाचन, प्रश्नोत्तर, चित्रकथा वर्णन, छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए कहना, कविता पाठ आदि कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, चित्रपठन के लिए कक्ष में की जाने वाली गतिविधियां बताइए। तो इसमें हो जाएगा आपके चित्र को पढ़ने के लिए कक्ष में की जाने वाली गतिविधियां हैं। चित्रपठन में शब्दों के पठन पर जोर देना, शब्द पठन के बाद वाक्य पठन कराना, चित्र दिखाना, उनसे उनका नाम लिखवाए पढ़ने को कहा जाए, चित्र के नीचे लिखे शब्दों पढ़ने को कहा जाए। फिर लिखने के कौशल विकास की 2 गतिविधियाँ लिखो। किन एक्टिविटीज़ से आप में लिखने के कौशल का विकास कर पाओगे बालकों में। तो वो हो जाएगा अनुलेख, श्रुतिलेख, प्रतिलेख का अभ्यास कराया जाए, मिट्टी पर उंगली से लिखने का अभ्यास करावे आदि। अगला प्रश्न है, बच्चों के लेखन कार्य के किन्हीं 2 आकलन संकेतकों को स्पष्ट कीजिए। तो लेखन कार्य के आकलन संकेतक इस प्रकार हैं, शब्द और वाक्य स्पष्ट रूप से लिख सकना, फिर परिवेश व संदर्भों के अनुभवों को अपने शब्दों में लिख पाना। शब्द और वाक्य स्पष्ट रूप से लिख सकना और परिवेश व संदर्भों के अनुभवों को अपने शब्दों में लिख सकना। अगला प्रश्न है, चित्रपठन के लिए कक्ष में कैसी कैसी गतिविधियां कराई जा सकती है, किन्हीं 3 गतिविधियों का जिक्र करो। चित्र दिखाना है, चित्र के रंग है, चित्र का आकार है, वार्तालाप है, चित्र का संबंध है, व्यक्तियों के क्रियाकलाप पर बातचीत करना आदि। आकलन कब कब करना चाहिए दोस्तों। तो आकलन को शिक्षण का एक अंग माना जाता है, यह सतत निरंतर होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए दोस्तों। आकलन किस प्रकार होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपके ये प्रश्न दूसरी इकाई में मददगार होंगे, इनमें प्रश्न आने की संभावना है। अगली 3rd इकाई के शॉर्ट क्वेश्चन इसी पार्ट में शामिल करते हुए चलते हैं। 3rd इकाई का नाम मौखिक अभिव्यक्ति है, हम इसके बारे में सैद्धांतिक पक्ष पढ़ेंगे, फिर विद्यार्थी शिक्षक की मौखिक क्षमताओं का विकास पढ़ेंगे, फिर विद्यार्थी शिक्षक में बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की क्षमता विकसित कैसे करते हैं ये पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, छात्र वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेता है, यह अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किन उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो यह अभिव्यक्ति उद्देश्य की पूर्ति करता है फ्रेंड्स। किसकी पूर्ति करता है, यह अभिव्यक्ति उद्देश्य की पूर्ति करता है। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में बालक सर्वप्रथम क्या करता है, सुनना सीखता है।
उसके बाद वो बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है, उसके तत्पश्चात लिखना सीखता है। तो ये क्रम है प्रक्रियाओं का, गतिविधियों का। बंगला भाषा भाषी हिंदी के शब्द भजन को भोजन जैसा उच्चारण करते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण दोस्तों और कुछ नहीं, क्षेत्रीय प्रभाव है, एरिया का प्रभाव है कि वो भजन को भोजन जैसा उच्चारण करते हैं। यह भाषा में क्षेत्र विशेष का प्रभाव होता है। शब्द भंडार में वृद्धि करने की प्रमुख प्रविधि कौन सी है? तो शब्द भंडार में वृद्धि करने की प्रमुख प्रविधि वार्तालाप, ऑप्शन दे सही उत्तर। मौखिक अभिव्यक्ति का सबसे प्रमुख लाभ है भाषण कौशल बढ़ जाता है मौखिक अभिव्यक्ति से। अब अगला प्रश्न है कि बाल साध का अर्थ क्या है? तो हमारे मारवाड़ में क्या है ना, शिशु की पहली किलकारी होती है ना, उसको बाल साध देना कहते हैं। इसको शुभ माना जाता है कि बालक निरोग हैं, स्वस्थ हैं बाल साध देने के बाद, अर्थात पहली किलकारी के बाद। अगला प्रश्न है, शिशु सहज स्वाभाविक भाषा का प्रयोग करते हैं। घर में शिशु है ना जो सहज व स्वाभाविक भाषा का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, छात्रों को भाषण देने की शुरुआत की जा सकती है। कौन सी कक्षा से छात्रों को भाषण देने की कौशल की विकास की शुरुआत की जा सकती है? तो यह कक्षा 3 से बालकों में भाषण देने की कौशल को विकसित करने की शुरुआत कर देनी चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति का आधार कौशल है, मौखिक अभिव्यक्ति का आधार कौशल बोलना है दोस्तों। मैं आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हूँ, ये कथन किस प्रकार की भाषा का सूचक है? तो ये कथन क्रमबद्ध भाषा का प्रयोग करने की सूचक है, ऑप्शन दे सही हो जाएगा। मैं आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हूँ, ये क्रमबद्ध भाषा का प्रयोग है। अगला प्रश्न है, मौखिक भाव प्रकाशन का साधन नहीं है। तो दशहरा पर निबंध है जो कि मौखिक भाव प्रकाशन का साधन नहीं है, जबकि कहानी, कथन है, संवाद है, अभिनय है, यह मौखिक भाव प्रकाशन है। जबकि निबंध, दशहरे पर निबंध यह मौखिक नहीं होकर लिखित में भाव है, जबकि मौखिक में होता तो हम इसे भाषण कह सकते थे। मौखिक भाषा की अंतिम इकाई कौन सी है दोस्तों? तो मौखिक भाषा की अंतिम इकाई ध्वनि है, जिसे दे उत्तर सही होगा। भाषा शिक्षण में पहले कौन सी क्रिया करनी चाहिए? लिखना चाहिए, सुनना चाहिए, बोलना चाहिए या फिर पढ़ना चाहिए? तो भाषा शिक्षण में पहला बालक को सुनना सीखना चाहिए, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। मौखिक व लिखित रूप किसके माने गए हैं? तो ये रूप हैं भाषा के दोस्तों। किसके रूप हैं? भाषा के, ए सही उत्तर हो जाएगा इसमें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति अधिक सुबोध है। क्या है? दुर्लभ तो है नहीं, कठिन नहीं है, दुर्गम नहीं है, मौखिक है ना, अपने सुबोध हैं जो कि अच्छी हैं, सरल हैं, सहज हैं, लचीली हैं, शिथिलता लिए हुए हैं। मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आत्म प्रदर्शन के लिए, सामूहिक विकास के लिए और नवीन अनुभव प्राप्त करने के लिए, अर्थात उक्त सभी इसका उत्तर दे हो जाएगा कि मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसमें बताया गया है कि सामूहिक विकास, आत्म प्रदर्शन और नवीन अनुभव प्राप्ति के लिए मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। अगला 17वां प्रश्न है, मौखिक कार्य क्या है दोस्तों? कि मौखिक कार्य में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? तो मौखिक कार्य में वार्तालाप का महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों, से करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेखन और कथोपकथन, ये मौखिक कार्य में लेखन का तो है ही नहीं, जबकि कथोपकथन का है, लेकिन वार्तालाप से ज़्यादा नहीं महत्व है। अगला प्रश्न है, मौखिक भाव प्रकाशन के साधन है। मौखिक भाव प्रकाशन के कौन कौन से साधन है? तो सत्संग है, अभिनय है, संवाद है आदि। तो ऑप्शन दे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, संक्षेपीकरण है तो आवश्यक नहीं है। संक्षेपीकरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों संक्षेप में लिखना है किसी चीज़ को, तो उसके लिए सार लेखन आवश्यक नहीं है। पुनरावृत्ति, उद्धरण और व्याख्यान आवश्यक हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव के साथ। तो अगला प्रश्न है कि भाषण की तैयारी हेतु उपयोगी हैं। तो इसमें हो जाएगा विषय वस्तु से संबंधित प्रमाणिक सामग्री और उद्धरण है जो कि भाषण की तैयारी के लिए उपयोगी है, ऑप्शन से करेक्ट आंसर। विषय वस्तु से संबंधित प्रमाणिक सामग्री होनी चाहिए, तथ्यात्मक। बच्चों में भाषण देने के कौशल की शुरुआत हमें कक्षा 3 से कर देनी चाहिए। बच्चों को बातचीत का मौका देने से क्या फ़ायदा होगा? बच्चों को बातचीत का मौका देने से फ़ायदा होगा कि वे अपने अनुभवों व विचारों को प्रकट करने में सक्षम होंगे। अगला है प्रश्न अपने प्रश्न संख्या 1 जो अति लघुतरात्मक छोटे प्रश्नों का प्रकार है। इसमें हम देखेंगे कि मौखिक अभिव्यक्ति से क्या अभिप्राय है। अर्थपूर्ण शब्दों के नियोजित व नियंत्रित विचारों को बोलकर प्रकट करना मौखिक अभिव्यक्ति है। बच्चा अपनी भाषा के विकास के दौरान कितने तरह की बोली बोलता है? तो इसका उत्तर होगा बच्चा अपनी भाषा के विकास के दौरान 2 तरह की बोली बोलता है। बच्चा अपनी भाषा के विकास के दौरान 2 तरह की बोली बोलता है, पहली आत्म केंद्रित और दूसरी सामाजिक केंद्रित। आत्म केंद्रित भाषा के माध्यम से वह खुद से संवाद करता है, जबकि सामाजिक इस भाषा के माध्यम से वह शेष सारी दुनिया से संवाद स्थापित करता है। अर्थात बच्चा अपनी भाषा के विकास के दौरान 2 तरह की बोली बोलता है, एक आत्म केंद्रित होगी तो दूसरी सामाजिक केंद्रित। आत्म केंद्रित भाषा के माध्यम से वह खुद से संवाद करता है, जबकि सामाजिक भाषा के माध्यम से वह शेष सारी दुनिया से संवाद करता है। तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, बोलने में किन 2 बातों का होना ज़रूरी है? तो बोलने में 2 बातों का होना ज़रूरी है, वो बातें हैं सुनने वाले यानी श्रोता का होना
और उद्देश्य का होना। कुछ उद्देश्य होगा तभी बोलोगे, यूँ तो बोलने का क्या फ़ायदा। फिर सुनने वाला श्रोता भी होना चाहिए, वरना कैसे सुनाओगे। अगला प्रश्न है अपना चौथा कि स्कूल में आते ही बच्चे को किन किन औपचारिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो स्कूल में आते ही बच्चे को कई तरह की औपचारिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। सुबह की प्रार्थना सभा में भाषण सुनना हो या सवालों के उत्तर देना, पूरी कक्षा में दिए गए निर्देश सुनना हो या समझना, और सबसे महत्वपूर्ण है उनका पालन करना। समूह में किसी मुद्दे पर चर्चा करना, ये सभी इसके लिए नए और कभी कभी असहज से लगते हैं। आप भाषा कौशल के किन किन प्रविधियों का उपयोग करना चाहेंगे। तो इसमें होगा भाषा कौशल के लिए किन किन प्रविधियों का उपयोग करना चाहोगे, तो वो होगा वार्तालाप, प्रश्न पूछना, भाषा लेख, पठन वाचन। तो दोस्तों भाषा कौशल के लिए इन प्रविधियों का प्रयोग करेंगे, जैसे वार्तालाप है, प्रश्न पूछना है, भाषा का खेल है, पठन वाचन है आदि। अगला प्रश्न है भाषा में मौखिक आत्म प्रकाशन के कोई 4 लाभ बताइए। तो अधिगम की सुगमता हो जाती है मौखिक में, सजीव भाव प्रकाशन होता है, मानसिक बौद्धिकता विकास का साधन होता है, मानसिक बौद्धिक विकास का साधन है, लिखित अभिव्यक्ति है, और रुचि में वृद्धि हो जाती है। रुचि में वृद्धि, लिखित अभिव्यक्ति, मानसिक बौद्धिक विकास का साधन, अधिगम का सुगमता, सजीव भाव प्रकाशन। अगला प्रश्न है मौखिक भाव प्रकाशन के लिए आवश्यक उपादान कौन कौन से हैं। तो मौखिक भाव प्रकाशन के लिए अपने भावों व विचारों को प्रकट करना आवश्यक है, दूसरों के विचारों को सुनकर उनका भाव अर्थपूर्ण ढंग से ग्रहण करना, दूसरों के विचारों को सुनकर उनका भाव अर्थपूर्ण ढंग से ग्रहण करना, इनमें मौखिक अभिव्यक्ति श्रेष्ठ हैं दोस्तों। मौखिक भाव प्रकाशन के लिए आवश्यक उपादान है अपने भावों व विचारों को प्रकट करना और दूसरों के विचारों को सुनकर उनका भाव अर्थपूर्ण ढंग से ग्रहण करना। 8वां प्रश्न है मौखिक भाषा शिक्षण के कोई दो उद्देश्य बताइए, एम बताइए, उद्देश्य टारगेट। तो मौखिक भाषा स्वाभाविक रूप से बोलने की योग्यता प्राप्त करना और पूछे गए प्रश्न का शुद्ध व स्पष्ट उत्तर देने की क्षमता प्राप्त करना मौखिक भाषा के उद्देश्य हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हो सकते हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति के रूप बताने हैं आपको इसमें। तो दोस्तों मौखिक अभिव्यक्ति के रूप हैं वार्तालाप, संवाद। क्या क्या रूप हैं? वार्तालाप, संवाद, वार्तालाप है, वाद विवाद है, भाषण है, प्रवचन है, चर्चा, संवाद, कविता पाठ, घटना वर्णन, विवरण आदि मौखिक अभिव्यक्ति के रूप हैं दोस्तों, जिसमें वार्तालाप, वाद विवाद, भाषण, प्रवचन, चर्चा, संवाद, कविता पाठ, घटना वर्णन, विवरण आदि मौखिक अभिव्यक्ति के रूप हैं। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की परिभाषा लिखिए। मुख से व्यक्त होने वाली भाषा मौखिक है। मुख के अवयवों के माध्यम से भावों विचारों की अभिव्यक्ति मौखिक अभिव्यक्ति कहलाती है। अगला प्रश्न है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की विशेषताएं लिखिए। तो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की विशेषताएं क्या क्या हैं कि मौखिक अभिव्यक्ति स्वाभाविकता लिए होती हैं, स्पष्ट होती हैं, बोधगम्य होती हैं, सर्वमान्य होती हैं, मधुरता लिए होती हैं और शिष्टता लिए होती है। तो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की विशेषताएं हैं ये इस प्रकार कि स्वाभाविक, स्पष्टता, बोधगम्यता, सर्वमान्य भाषा, मधुरता व शिष्टता होती है इसमें। अगला 12वां प्रश्न देखिए कि बच्चों के सीखने में बातचीत के कौशल का उपयोग आमतौर पर क्यों नहीं किया जाता। बच्चों के सीखने में बातचीत के कौशल का उपयोग आमतौर पर क्यों नहीं किया जाता। तो शिक्षक सोचते हैं कि बातचीत से कक्षा का अनुशासन भंग होता है और सीखने में व्यवधान आता है। इसी रवैये की वजह से बच्चों के सीखने में बातचीत के कौशल का उपयोग आमतौर पर नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाता है, बल्कि किया तो जाना चाहिए, लेकिन अनुशासन भंग के डर से इनका उपयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है मौखिक रचना या वार्तालाप अभ्यास कराने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग किया जाए। अर्थात इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि मौखिक रचना या वार्तालाप का अभ्यास कराने के लिए हमें चिन्हों का प्रयोग है, कहानी कथन है, कहानी श्रवण है और अभिनय है, वाद विवाद प्रतियोगिता है। इस प्रकार मौखिक रचना या वार्तालाप का अभ्यास कराने के लिए हमें चिन्हों का प्रयोग है, कहानी कथन है, कहानी श्रवण है, अभिनय है, वाद विवाद प्रतियोगिता आदि का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि मौखिक अभिव्यक्ति में आकलन के 3 प्रमुख बिंदु लिखिए। क्या मौखिक अभिव्यक्ति में आकलन के कोई 3 बिंदु निर्धारित करो। तो मौखिक अभिव्यक्ति में क्या होता है? बोलकर पढ़ना है, वर्णन करना है, कहानी सुनाना है। तो मौखिक अभिव्यक्ति में पहले बोलकर पढ़ना, फिर वर्णन करना, कहानी सुनाना, ये अभिव्यक्ति के 3 बिंदु निर्धारित किए गए हैं। फिर अगला प्रश्न है बच्चों को बातचीत का अवसर देने से लाभ बताइए। बच्चों को बातचीत के अवसर देने के ये लाभ हैं कि बालक अपने अनुभव व विचारों को प्रकट करने में सक्षम होंगे, बालक शुद्ध बोलना सीखेंगे, उनकी गुरुजी के सामने झिझक मिट जाएगी, शंका मिट जाएगी, शब्द का शुद्ध उच्चारण करना सीखेंगे। अगला प्रश्न है शिक्षक को बच्चे को बोलने का अवसर देना क्यों जरूरी है। बच्चे की झिझक मिटाने, उनमें आत्मविश्वास जगाने, बच्चे अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए उसे बोलने का अवसर देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? बच्चों की झिझक मिटाने, उनमें आत्मविश्वास जगाने, बच्चे अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए उसे बोलने का अवसर देना चाहिए।
मौखिक अभिव्यक्ति का प्रथम चरण क्या है दोस्तों? घर की बोलचाल की भाषा है ना, वही मौखिक अभिव्यक्ति का प्रथम चरण है। अगला प्रश्न है, व्याकरण के लिहाज से मौखिक भाषा कैसी होती है? व्याकरण के लिहाज से मौखिक भाषा लचीली होती है। व्याकरण के लिहाज से मौखिक भाषा लचीली होती है। अब अगला प्रश्न है कि मौखिक अभिव्यक्ति का एक प्रमुख रूप कौन सा है? तो कहानी सुनाना मौखिक अभिव्यक्ति का एक रूप है। अगला प्रश्न है आपके कि मौखिक अभिव्यक्ति को उभारने के लिए किन विधाओं का उपयोग किया जा सकता है? तो स्पष्ट निर्देशन है, अवधारणा का मौखिक रूप को समझना है, विचारों को अभिव्यक्त करना है, विचारों का समूह में करना है। ये सभी मौखिक अभिव्यक्ति को उभारने के लिए जो विधाएं हैं प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, कक्षा में एक रास्ता दूर करने के लिए शिक्षक क्या तरीका अपना सकते हैं? किस्से या कहानी उदाहरण प्रस्तुत करें, ध्वनि परिवर्तन करें और छात्रों से प्रश्न करें। किस्से कहानी उदाहरण कर प्रस्तुत करें, ध्वनि परिवर्तन करें और छात्रों से प्रश्न करें। ये एक रास्ता दूर करने के लिए शिक्षक तरीके अपना सकता है। अगला प्रश्न है, समूह चर्चा और कविता सुनना के सशक्त माध्यम क्या क्या हो सकते हैं? तो मौखिक अभिव्यक्ति है वो समूह चर्चा और कविता सुनना के सशक्त माध्यम है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि समूह चर्चा की प्राथमिक कक्षाओं के लिए 4 गतिविधियां बनाइए। तो समूह चर्चा के लिए कक्षाओं के लिए 4 गतिविधियां इस प्रकार हैं: चित्र चर्चा, छोटे छोटे विषयों पर वार्तालाप, कहानी कथन, कहानी सुनना, कविता पाठ, एकांकी, मंचन आदि होगा। अगला प्रश्न है, संवाद व भाषा में क्या संबंध है? तो संवाद से बालक की भाषा का विकास होता है। अनौपचारिक बातचीत संवाद है, बालक पहले संवाद करता है, बाद में औपचारिक भाषा का प्रयोग करता है। संवाद से बालक की भाषा का विकास होता है। अनौपचारिक बातचीत संवाद है, बालक पहले संवाद करता है, बाद में औपचारिक भाषा का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है कि कक्षा में बच्चों को बातचीत सीखने सिखाने का जरिया आप कैसे बनाएंगे? कक्षा में बच्चों की बातचीत सीखने सिखाने का जरिया आप कैसे बनाएंगे? एक उदाहरण द्वारा अपनी बात स्पष्ट कीजिए। तो कक्षा में बातचीत सीखने का जरिया बनाने के लिए सहानुभूति दिखाते हुए अपने घर परिवार पर बात करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? कक्षा में बातचीत सीखने सिखाने का जरिया बनाने के लिए सहानुभूति दिखाएंगे या दिखाते हुए उनके घर परिवार पर बात करेंगे। बात करते समय बच्चों द्वारा बताई गई घटना के बारे में विस्तार से बताएंगे। जैसे अध्यापक कहेगा, आज भोजन में आपने क्या क्या खाया था? अध्यापक कहेगा, आज आपने भोजन में क्या क्या खाया था? भोजन करते समय किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए, इत्यादि। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार शिक्षण के दौरान कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? तो शिक्षण के दौरान कक्षा में पूर्ण शांति बनी हो, कक्षा में श्यामपट, चौक, प्रेरणास्पद कथन और पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। कक्षा में क्या होना चाहिए? कक्षा में बोर्ड होना चाहिए, चौक होनी चाहिए, फिर प्रेरणास्पद कथन, पोस्टर होने चाहिए, पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था हो, हवा शुद्ध आए। अगला प्रश्न है आपके कि प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षण में बाल गीतों का क्या महत्व है दोस्तों? कि प्राथमिक शिक्षा में बाल गीतों का क्या महत्व है? तो चलिए आपको बताते हैं कि प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण में बाल गीतों का क्या महत्व रहा। भाषा विकास में बाल गीतों का सर्वाधिक महत्व है। इससे बालक भाषा संरचना का, शब्द का सही उच्चारण, सही प्रयोग जान लेता है। अगला प्रश्न है कि भाषाई विकास में नाटक कैसे उपयोगी हो सकते हैं? तो भाषाई विकास के लिए नाटक में आज़ादी व आनंद को प्राथमिकता दी जाती है। भाषाई विकास के लिए नाटक में आज़ादी व आनंद को प्राथमिकता दी जाती है। बच्चों को स्वाभाविक रूप से अपने अनुभवों के बारे में बात करने हेतु प्रस्तावित कर आसपास की घटना, कहानी, कार्टून लिया जाए। भाषाई विकास के लिए नाटक में आज़ादी व आनंद को प्राथमिकता दी जाए। बच्चों को स्वाभाविक रूप से अपने अनुभवों के बारे में बात करने हेतु प्रोत्साहित करें और आसपास की घटना है, कहानी है, कार्टून है आदि लिया जाए। अगला और अंतिम प्रश्न है अपने इस पाठ का आज, बच्चों में भाषण देने की क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है? तो तीसरी कक्षा में भाषण कौशल को लिया जाए। यह कक्षा प्रतिदिन एक बालक किसी विषय पर बोलने की प्रथा प्रारंभ करे। विषय का चुनाव कक्षा में चर्चा से करे, चर्चा से विषय का चुनाव कर ले, फिर सहयोगी सूत्र बनाकर समूह में वितरित करें। कक्षा 5 से पूरे स्कूल के सामने बोलने को कहा जाए। तो दोस्तों ये बच्चों में भाषण देने की क्षमता को विकसित करने के लिए कुछ नियम हैं, उपाय हैं। क्या है? तीसरी कक्षा में भाषण कौशल को लिया जाए। कक्षा प्रतिदिन एक बालक से किसी विषय पर बोलने की प्रथा प्रारंभ करे। विषय का चुनाव कक्षा में चर्चा से करें, सहयोगी सूत्र बनाकर समूह में वितरित करें। कक्षा 5 से पूरे स्कूल के सामने बोलने को कहा जाए। तो दोस्तों इसी के साथ अपने आज का ये वीडियो टॉपिक का अंत होता है, समाप्त होता है। तो दोस्तों वीडियो को देरी से लाने के लिए मैं आज फिर से क्षमा मांगना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मुझे थोड़ा समय कम मिला तो देरी हो चुकी थी, तो फिर भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाया। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो या विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद
बाद जो आपको लाभ मिले उस लाभ का आधा शेयर या पूरा शेयर अपने दोस्तों के साथ भी कीजिएगा, ताकि उनके साथ भी कुछ अच्छा कंटेंट प्राप्त हो, उनको भी कुछ अच्छी बातें मिले जिसकी वजह से उनकी सहायता हो सके। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास का समापन करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।